ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। श्री सचिन पायलट। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। पिछले लगभग 9 घंटों की इस चर्चा में लगभग 60 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। मांग संख्या 28, 21 और 19 पर मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चर्चा हुई। मैं अपना भाषण शुरू करूँ इससे पहले सभापति सुझावों के लिए आप लोगों ने जो बातें बोली कुछ मीठी, लेकिन मुझे लगा कि आज दिन भर की चर्चा बहुत सार्थक रही और आने वाले समय में राजस्थान के लिए, इन विभागों के लिए, जनता के लिए हम लोग अच्छे सुझाव देकर नई नीति निर्माण कर और लोगों को सुविधा प्राप्त करा सकते हैं। सभापति महोदय, ग्रामीण विकास एक ऐसा मंत्रालय है जो कृषि प्रधान हमारा देश है और कृषि प्रधान हमारा राज्य है। इस मंत्रालय के माध्यम से अधिकांश जनता के जीवन को हम छू सकते हैं और मेरा अनुभव रहा पिछले साल सवा साल में कि अगर सरकार के नुमाइंदे, इस विभाग से जुड़े हुए लोग सच्ची का काम करेंगे तो कोई कमी नहीं है प्रोग्राम्स की, बजट की, पॉलिसीज़ की, योजनाओं की, और राजस्थान के लोगों को एक बेहतर जीवन देने का काम हम लोग इस मंत्रालय के माध्यम से कर सकते हैं। सभापति महोदय, ग्रामीण विकास के बारे में बहुत से साथियों ने अपने सुझाव दिए हैं, लेकिन सिर्फ चंद मिनटों में मैं बताना चाहता हूं कि इस मंत्रालय के माध्यम से हम किन किन स्कीम्स को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण योजना हमारी महात्मा गांधी नरेगा की है, प्रधानमंत्री आवास योजना की है, 14वें वित्त आयोग की है, राज्य वित्त आयोग की है, स्वच्छ भारत मिशन की है, राजीविका की है, MP लैड, MLA लैड, डांग बोर्ड, मगरा बोर्ड और मेवात बोर्ड की जो योजना हैं। इसके साथ साथ हमारे मंत्रालय में एक बायोफ्यूल का प्राधिकरण भी है जिस पर मैं कुछ समय के बाद बोलूँगा। नरेगा के बारे में माननीय सदस्यों ने अपनी राय रखी और कई माननीय विधायकों ने अच्छे सुझाव भी दिए। मैं समझता हूँ कि नरेगा, ये कहना अतिशयोक्ति होगा कि इस योजना में कहीं कोई कमी है, नहीं है, या इस योजना में हम सुधार नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सदन मोटे रूप में इस बात से सहमत रहेगा कि नरेगा के आविष्कार के बाद गरीबी में जूझ रहे लोगों के, उन परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलने का एक रास्ता खुला है। पहले जब काम दिया करते थे, ड्राउट में काम होते थे, सूखे में काम दिए जाते थे, तो पैसे दिए जाते थे। जो कलेक्टर है, MLA है, MP है, उसका मन किया तो उस क्षेत्र में काम चालू किया, नहीं किया, किसी को पैसा दिया, नहीं किया, वो मनमानी करने का जो डिस्क्रेशन था, मैं समझता हूँ उस कानून के लागू होने के बाद वो ख़त्म हो गया और प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार का जो संविधान में संशोधन कर हम लोग लेकर आए, मैं समझता हूँ कि आधुनिक वाला कोई कानून बना नहीं है। सभापति महोदय, जब नई सरकार हमारी बनी, इस मंत्रालय में जब काम करने का मुझे मौका मिला, मैंने ये किया देखने का कि नरेगा में अब तक क्या हुआ है और क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मंत्रालय वही है, वही अधिकारी हैं, वही कर्मचारी हैं, वही कि जो पिछला वर्ष था वो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वो 23 करोड़ मानक दिवस का था, 23 करोड़ मैन डेज का था। हमने भारत सरकार को लिखा कि अब सरकार बदल गई है, अब काम करने वाले लोग आ गए हैं, इसलिए इसको बढ़ाकर 23 की जगह 30 करोड़ कर दीजिए। भारत सरकार में लोगों ने आश्चर्य किया कि आप इतनी कम अवधि में 23 करोड़ का टारगेट बढ़ाकर 30 करोड़ कैसे कर सकते हैं। मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि हमारा टारगेट जो 30 करोड़ मानक दिवस का था,
आज की तारीख में हम 30 करोड़ 3 लाख कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमने इसको संशोधित कर 33 करोड़ 34 लाख तक का हमने लक्ष्य बना दिया है, जो कि पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वर्तमान में राजस्थान में अब तक पिछले 10 दिनों में सबसे ज़्यादा है। सभापति महोदय, 2017-18 में 100 दिन पूरे करने वाले जो लोग थे उनकी संख्या थी 2,28,000 लोग जिन्होंने 100 दिन का काम पूरा किया था। मुझे बताते हुए खुशी है कि सरकार बदलने के बाद जो लोग 100 दिन का काम पूरा कर चुके हैं उनकी संख्या 5,88,000 पहुंच चुकी है। मैं ये आंकड़े इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सरकार बनने के बाद हम लोगों ने काम मांगो अभियान चालू किया। काम मांगो अभियान है और हम सब साथी जो विधानसभा में हैं, सांसद हैं, प्रधान हैं, प्रमुख हैं, उन सबको हमने प्रेरित किया कि आप लोगों को आवेदन करें, ये काम मांगे, अधिकार है आपका। सभापति महोदय, ये ऐसी योजना है जिसका कोई बजट नहीं है, ये डिमांड बेस्ड है। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना हम सरकारों को उसका भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि कुछ लोग दिल्ली में सोचते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स माफ़ करने से या लोगों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को कुछ राहत देने से अर्थव्यवस्था में कुछ इंक्रीमेंट आएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि ये देश प्रगतिशील देश है। इस देश में अधिकांश लोग गांव देहात में रहते हैं। अगर सच में हमें आर्थिक चुनौती का सामना करना है तो जो सबसे गरीब तबका है उसकी जेब में पैसा डालेंगे तो गरीब इंसान क्या करेगा? अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए। अगर कोई खरबपति व्यक्ति है उसको हम 10 करोड़ फालतू देंगे, वो 10 करोड़ कहाँ निवेश करेगा? लंदन में करेगा, टोक्यो में करेगा, हमें मालूम नहीं है। लेकिन गरीब इंसान को अगर हम 500 रुपये महीने का एक्स्ट्रा देते हैं तो उस पैसे से वो क्या खरीदेगा? स्कूल के कपड़े, चप्पल, तेल, साबुन, घर में फल फूल सब्जी लेकर आएगा। उससे अर्थव्यवस्था को एक मोमेंटम मिलता है। तो हम मानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त आय उनकी जेब में पैसा जाएगा तो वो उस पैसे को कंजम्पशन में इस्तेमाल करेगा और हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ मिल सकता है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि नरेगा में 9,75,000 काम हमने टेकअप किए थे, जिसमें से 8,31,000 काम सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए किए हैं। हमने जब नरेगा में ये कहा गया कि जो लोग अपनी ज़मीन में काम करते हैं उनको भी नरेगा का फ़ायदा मिलना चाहिए। मुझे बताते हुए खुशी है और ये कट मोशन हमारी माननीय सदस्य किरण महेश्वरी जी ने दिया था कि व्यक्तिगत लाभ लोगों को मिले। मुझे बताते हुए खुशी है कि नरेगा में 83% काम जो हो रहा है, 83% व्यक्तिगत लाभ लोग अपने खेत में काम कर रहा है, मेड़बंदी कर रहा है, वो पैसा उठा रहा है ताकि उस गरीब आदमी को अपनी ज़मीन पे काम करने का पैसा मिलेगा। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। 260 काम है नरेगा में जो अलग अलग श्रेणी में हम लोग कृषि संबंधित काम, कम से कम 60% कृषि संबंधित काम होने चाहिए। राजस्थान में 67% काम जो हो रहा है वो कृषि से संबंधित नरेगा में काम हो रहा है। मजदूरी भुगतान, सभापति महोदय, 2017-18 में जो भुगतान किया था वो 5,137 करोड़ में लगभग 7,000 करोड़ का हम प्रावधान कर रहे हैं, जो पिछले 10 सालों में सर्वाधिक है। 17 फरवरी 2020 तक सभापति महोदय सभी श्रमिकों का लेबर पेमेंट हम कर चुके हैं, 17 फरवरी 2020 तक। लेकिन मुझे सदन को सूचित करना है कि अनेक विधायकों ने, साथियों ने इस बात को बोला कि मटेरियल पेमेंट नहीं हो रहा है। कानून में, नरेगा एक्ट में जो मटेरियल पेमेंट है वो भारत सरकार के माध्यम से होता है। और मुझे खेद है इस बात का सभापति महोदय कि 19 जुलाई 2019 से कोई भी मटेरियल पेमेंट भारत सरकार ने नहीं किया है। अनेकों बार मैं लिख चुका हूं मंत्री महोदय को, भारत सरकार को हमने कहा है, और 1,177 करोड़ जो मटेरियल कंपोनेंट है वो भी बकाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सदन कोशिश करें कि जल्दी वो पैसा हम लोगों को मिले ताकि भुगतान को हम प्रारंभ कर सकें। नरेगा में आज हिंदुस्तान भर में राजस्थान नंबर 1 स्थान प्राप्त किए हुए हैं और उत्तर प्रदेश जो हमसे 3 गुना संख्या बल है, 21 करोड़ लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी हम लोगों से कम है। वहाँ
30 करोड़ से कम मानक दिवस उत्पन्न कर पाए हैं, हम लोग 30 करोड़ से ज़्यादा उत्पन्न कर पाए हैं। हमको भारत सरकार ने 4 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए हैं। कोटा जिले को प्रथम स्थान दिया है ग्राम पंचायत स्तर पर जियो टैगिंग करने के लिए। डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत सरारा को पुरस्कार मिला है और सर्वोत्तम क्रियान्वयन के लिए जैसलमेर जिले की ग्राम पंचायत हरनाव को पुरस्कार दिया गया है। और अदूरपुर ढांचा निर्माण के लिए भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति आसीन के ग्राम मोतीपुर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। मैं इसके लिए बधाई देता हूं सभी लोगों को जिन्होंने मेहनत कर काम किया है। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके बारे में भी कई मान्य सदस्यों ने सवाल भी पूछे, राय भी दी है, लेकिन मैं बहुत जल्दी से आपको आंकड़े बताना चाहता हूं। 2018-19 तक अब तक 6,87,000 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित था। 6,87,000 आवास का लक्ष्य हमको दिया गया था। अब तक 6,62,000 आवास पूरे कर चुके हैं, जो लगभग 94% है। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंदर 3 किस्त मिलती थी। पहली किस्त 30,000 रुपये की थी, दूसरी किस्त 60,000 की थी और तीसरी किस्त 30,000 रुपये की थी। हमारा अनुभव था कि कई बार लोग पहली किस्त लेने के बाद या दूसरी किस्त लेने के बाद काम नहीं करते थे। हो सकता है कुछ मजबूरियां हों, लेकिन हम लोग अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते। पेमेंट है उसमें परिवर्तन किया और पहली किस्त सिर्फ 15,000 दी है, दूसरी किस्त 45 करी और तीसरी अंतिम किस्त जब लेंटर पड़ जाता है उस पर हमने या छत बन जाती है उस पर 60,000 किया है। कुल मिला के 1,20,000 रुपये पीएम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में दिए जाते हैं और शौचालय निर्माण के लिए 12,000 और 90 दिन का नरेगा का पेमेंट उसमें वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टोटल 1.5 लाख रुपए एक घर बनाने के लिए दिए जाते हैं। और क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा, जो हमें लक्ष्य निर्धारित किया गया था अगले साल के लिए वो था 4,50,000, उसमें अब 87,000 का हमको अतिरिक्त लक्ष्य दिया है। जो स्टेट अच्छा परफॉर्म करती हैं सभापति महोदय, उनको भारत सरकार पुरस्कार के रूप में पैसा भी आवंटित ज़्यादा करती है और लक्ष्य बढ़ा देती है, ताकि अधिकांश लोग, ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। जो सैक सर्वे हुआ था, सोशो इकोनॉमिक सेंसस, कास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, उसके आधार पर 16,99,000 ऐसे परिवार थे जहाँ पर ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास बन सकते थे। लेकिन ये बहुत कंप्लेंट्स भी आए, लोगों ने कहा कि कुछ लोग वंचित रह गए हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक और सर्वे किया इस सैक सर्वे से अतिरिक्त, और उसमें 23,57,000 और ऐसे वंचित लोग पाए गए, जिसके बारे में कुछ सदस्यों ने कहा। हमने एक और सूची बनाई है सैक सर्वे से अतिरिक्त 23 लाख जिनको हम चाहते हैं कि उनके मकान बन सकें, क्योंकि हमारा संकल्प है सभापति महोदय कि कोई भी व्यक्ति बिना घर के ना हो, उसको मकान में रहने का एक प्रावधान हो। ये संविधान में तो नहीं कि कोई बेघर ना हो, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पूरे भारतवर्ष में राजस्थान का स्थान 4था है, तो मैं समझता हूं इस पर भी हमारे मंत्रालय ने अच्छा काम किया है। विकास योजनाओं को लेकर धन आवंटन के बारे में मैंने आपको सूचित किया, सभापति महोदय सदन को सूचित किया। मैं ऐसा मानता हूं कि जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो सरकार बदलने के साथ उनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अभी इस समय, थोड़े समय के बाद हम चर्चा करेंगे सड़कों के ऊपर। तो आपकी सरकार आई, हमारी सरकार आई, हम उन सड़कों को खारिज कर दें, नई सड़कों को घोषित कर दें, फिर कोई और सरकार आए, कुछ और हो। मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोगों को राजस्थान की भलाई के लिए काम करना है, उसके लिए चुनकर हम लोग आए हैं। हमारी सोच अलग हो सकती है, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन इस प्रकार की जो परिपाटी है वो एक स्वस्थ परंपरा मैं नहीं मानता हूं। और मैं चाहता हूं हम सब मिलकर, इस सदन का एक एक सदस्य मिलकर एक नई शुरुआत करें। अगर हम आपके काम कैंसिल करते रहें, आप हमारे काम कैंसिल करते रहो, तो जनता पिसती है इसके अंदर। इसलिए मैं, जैसा एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, हम लोगों ने किसी भी योजना, किसी भी जो जनता की भलाई के लिए योजना थी, उसको बदलने का या खारिज करने का काम नहीं किया है। मैं उसमें डिबेट में नहीं जाना चाहता सभापति महोदय कि किसने नाम बदला, किसने नहीं बदला। मुझसे पहले हमारे इस पक्ष के लोगों ने बहुत सारे उदाहरण दे दिए, तो मैं समझता हूँ उस पर जाना उचित नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने एक दूरदृष्टि रखी है
और हमने कहा कि जैसे शहरों के अंदर प्लान बनना बहुत ज़रूरी है, और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने अगले 30 साल के लिए एक विलेज मास्टर प्लान की योजना बनाई है। और वो योजना इसलिए बनाई है क्योंकि अधिकांश जगहों पर आज अतिक्रमण हो रहे हैं, जो सरकार की ज़मीन है उसको लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, और आबादी के बढ़ने के बाद आज से 10-15 साल के बाद बहुत देर हो चुकी होगी जब हम लोग जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्कूल है, अस्पताल है, पुलिस स्टेशन है, उन सब को हम लोग आज अगर चिन्हित करेंगे, मैं समझता हूँ ये बहुत लाभदायक है। और जितने भी ग्राम सभाएं हैं उनको हमने कहा कि आप अपना योजना बनाइए, और ग्राम पंचायत उसका अनुमोदन करने के बाद ग्राम सभा से अनुमोदन कराएगी, और फिर अगले 30 साल तक एक रोड मैप तैयार रहेगा कि कहाँ पर हमको ज़मीन का इस्तेमाल कैसे करना है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सड़क निर्माण हो, यूटिलिटी निर्माण हो, अगर हम लोग उसको सेट अपार्ट नहीं करेंगे, मैं सोच रहा हूँ अगले कुछ समय में हम लोग ज़मीन को सेट अपार्ट कर दें ताकि वो उस पर्टिकुलर यूज़ के लिए वो ज़मीन हमेशा अवेलेबल हम लोगों को रहे। ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से सभापति महोदय हमने स्वयंसेवी संस्थाओं को मजबूत करने का काम हम लोग कर रहे हैं, और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज राजस्थान में 1,66,530 ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो विलेज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गाँव के स्तर पर काम कर रहे हैं, और क्लस्टर लेवल फेडरेशन हम लोगों के यहाँ 417 हैं। लगभग 19,07,000 ग्रामीण परिवार ऐसे हैं जो इस ऋण मिले, अधिकांश जिसमें महिलाएं काम करती हैं। और जहाँ तक ऋण लेकर वापसी करने की बात, या बहुत खरबपति लोग एनपीएस बढ़ा देते हैं, पैसा वापस नहीं करते हैं, लेकिन इस ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लोग हैं, 96% ये जो पैसा उधार लेते हैं ये लोग वापस कर देते हैं, और इनको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का काम हम लोग करना चाहते हैं। हम लोग मंत्रालय के माध्यम से जयपुर, दौसा, बूंदी, बांसवाड़ा और कोटा में जो हमारे हाईवे फैसिलिटी सेंटर हैं, ज़मीन जो पंचायत राज के पास है, हम लोग राजवीका को देना चाहते हैं ताकि वहाँ पर एक तरह का उनको फ्री में ज़मीन मिले और अपना जो उत्पादन हम लोग करते हैं उसको डिस्प्ले कर सकें, और वहाँ पर कुछ ना कुछ आय पैदा करने का मौका उनको मिले, ताकि ग्रामीण में रहने वाले लोग, शहरों में बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी अगर वो सुविधा प्राप्त करेंगे तो जो बड़े स्तर पर पलायन हो रहा है देश के अंदर, लोग गाँव छोड़कर शहर में क्यों जाते हैं? या ग्रामीण क्षेत्र में देंगे तो मैं समझता हूं जो लोड है पूरे देश के बड़े बड़े शहरों में, उसमें भी हम कमी ला सकते हैं। वहाँ क्या उत्पादन अच्छा हो सकता है, हस्तकला, गुणवत्ता अगर होती है तब भी उसको मार्केट नहीं कर पाता। होल्डिंग करेंगे तो उसको अच्छे दाम सीधा मिलें, उसकी ब्रांडिंग हो, पैकेजिंग हो, अच्छी उसकी मॉल पर उसको प्लेस किया जाए ताकि लोग उसको खरीदकर ग्रामीण लोगों को और आर्थिक मदद देने का काम कर सकते हैं। सभापति महोदय, अभी कुछ साथी चर्चा कर रहे थे परिसीमन को लेकर। राजस्थान में सही बात है, हमारी सरकारें जब पहले थीं तो हम परिसीमन को उसके अंतिम छोर तक लेकर नहीं जा सके थे, लेकिन इस बार मैंने वन बना लिया था। मैंने चाहे धरती और पाताल और आसमान मिल जाएं, लेकिन परिसीमन का हम पूरा करेंगे। और सभापति महोदय, ये किसी साथी या दोस्त को मैं एडवाइस नहीं करूंगा काम करने की, मशक्कत करी, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हम जिस उद्देश्य को लेकर चले थे कि पंचायतों का परिसीमन हो, अधिक पंचायत बने, अधिक पंचायत समितियां बने, ताकि लोगों को सुविधाओं के लिए दूर तक ना जाना पड़े। परिसीमन का काम बहुत जटिल काम था, बहुत से आवेदन आए, बहुत लोगों ने मांग करी, हमारे पास आए थे, हम सिर्फ 57 को बना पाए। निर्माण में हम लोगों ने किया, कहीं पर रिलैक्सेशन दिया, जो दूरगामी क्षेत्र थे, सीमावर्ती क्षेत्र थे, रेगिस्तान के क्षेत्र थे। नई पंचायत समितियां बनी,
और 57 नई पंचायत समितियाँ बनी और नई पंचायतें बनी हैं। सभापति महोदय, कुछ साथियों ने इसका जिक्र किया कि प्रशासक लगा दिए हैं। मैं सदन के पटन पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं और हमारी सरकार लोकतंत्र के पक्ष में है, चुनाव के पक्ष में है। धरातल पर चुने जाने वाले सरपंच, प्रधान, प्रमुख हम लोग चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई कोर्ट कर रोड़ा अड़ाना चाहता है, उनको भी हमने सबक सिखा दिया कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे खुशी है सभापति महोदय कि हाई कोर्ट को भी हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट जाके अपील करी। हमने कहा लोकतंत्र की जड़ें हैं, चुनाव कराने का काम हमारा नहीं है, चुनाव कराने का काम माननीय चुनाव आयोग करता है। लेकिन परिसीमन करने के बाद, पूरे कानून को फॉलो करने के बाद जो हमने रूपरेखा तैयार करी, उसको हमने हाई कोर्ट में रखा। हमारी बात पूरी तरह मानी नहीं गई, हम सुप्रीम कोर्ट गए और मुझे बताते हुए सदन को खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया है कि अप्रैल के महीने में सभी चुनाव कराए जाएंगे, पंचायत समिति के भी, जिला परिषद के भी। हमारी सरकार की नीयत हमेशा से साफ थी, लेकिन क्योंकि न्यायपालिका में मामला अड़ गया, उसका निराकरण करने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। लेकिन मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट का, इन्होंने हमारी बात को सुना और हमें चुनाव करने के लिए निर्वाचन आयोग को निर्देशित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, गाँव में लोगों को शिक्षित करने का काम, मूलभूत सुविधा देने का काम, एसेट क्रिएशन का काम, नरेगा का काम, ये सब मिलकर हम लोग कर रहे हैं। और जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र में विकास करने की बात है या सड़कों का निर्माण करने की बात है, एक माननीय सदस्य ने बोला तिजोरी की चाबी की बहुत बात कर रहे थे। तिजोरी की चाबी, सभापति महोदय, चाबी कहीं पर भी हो, विकास में कभी कमी आने नहीं देंगे। मैं आपको वादा करता हूँ, सड़कों में भी और ग्रामीण विकास में, क्योंकि हम लोगों का सामूहिक लक्ष्य है कि जनता ने कुछ उम्मीद के साथ हमको चुनाव जिताकर भेजा था। और उम्मीद ये थी कि राजस्थान में चौमुखी विकास होगा, लोगों के अरमानों को पूरा करने का काम हम करेंगे। उसमें मैं चाहता हूं कि सदन के सभी सदस्य मिलकर करें। तेरा मेरा हम लोग हमेशा करते हैं, चुनाव में फिर आएंगे, चुनाव पंचायत के उसमें करेंगे, सरपंच के, प्रधान के, प्रमुख के। लेकिन जहां तक राजस्थान के लोगों की बात है, उसमें मैं समझता हूं हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। यही उम्मीद हमसे लोग करते हैं। सभापति महोदय, पिछले साल 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक हमने महात्मा गांधी ग्राम उत्थान शिविर लगाए थे। इन शिविरों में और पट्टा जारी करने का काम हमने अच्छी तरह उसमें किया। मुझे बताते हुए खुशी है कि इन शिविरों के माध्यम से 1,37,751 पट्टे इन शिविरों में हम लोगों ने वितरण किए, जो लोग पट्टे हमसे मांगते थे। जैसा मैंने शुरू में कहा, हमारे मंत्रालय का एक हिस्सा है जो बायोफ्यूल से डील करता है। साथियों, बहुत संक्षिप्त में, बायोफ्यूल पदार्थ है। भारत सरकार ने नियम कानून बना रखा है, लेकिन राजस्थान देश का पहला स्टेट था जहां हमने रूल्स को फॉर्मुलेट किया है। बायोफ्यूल के लिए भारत सरकार ने कहा कि अब डीजल के अंदर 20% बायोफ्यूल डाल सकते हैं। हाई स्पीड डीजल के अंदर 20% आप फ्यूल डाल सकते हैं, बायोफ्यूल। और जो स्टैटिक मशीनरी है, इन्वर्टर है, मोटर है, पंप है, जनरेटर है, उसमें 100% हम बायोफ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोफ्यूल इस्तेमाल करने का अनेक इसमें, डीजल से 10-12 रुपये सस्ता है और 95% प्रदूषण कम होता है। फैल रहा है, जितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरे देश दुनिया में, राजस्थान में, उसे मुकाबला करने के लिए हर फ्रंट पे हमको आगे आना पड़ेगा। तो कृपया करके आने वाले कुछ समय में हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं और आने वाले 1 साल के अंदर हम कम से कम 50 ऐसे आउटलेट खोलेंगे पूरे प्रदेश में जहां बायोफ्यूल हमको मिल सके। और जेट्रोफा प्लांट की खेती के लिए हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन बायोफ्यूल ईंधन के जो रूल्स हमने बनाए हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के, इसके रिटेल आउटलेट्स के, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं चाहता था कि सदन में इस पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन मेरा इसको आपके समक्ष रखना चाहता था कि इसमें धुआं और जो स्टैटिक मशीनरी है उसमें 100% हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाई स्पीड डीजल के अंदर 20% की राहत केंद्र सरकार ने बायोफ्यूल डालने की दी है। सभापति महोदय, हमारे जो अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, भैरवा साहब, डांग क्षेत्र में और मगरे में और मेवात क्षेत्र के अंदर विकास की बात कर रहे थे। तो हम लोग जो
राज्य के और अन्य परीक्षा क्षेत्र की 13 पंचायत समितियां, इनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और आने वाले 3 कर नरेगा से इनका कन्वर्जेंस कराकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इन क्षेत्र को विकसित करेंगे ताकि बेहतर यहाँ पर कृषि उत्पादन हम लोग कर सकें। और जो करौली धौलपुर में जो चंबल का इलाका है जहाँ बड़ी बड़ी रेवाइंस बनी हुई हैं, उसका समतलीकरण कर वाटर हार्वेस्टिंग कर उसको उस योग्य बनाए कि वहाँ पर खेती हो सके। ये अगले 3 साल का लक्ष्य हमने मंत्रालय के माध्यम से तय किया है। मैं बताना चाहता हूँ सभापति महोदय कि पिछले साल जब बजट पास हुआ था तो जुलाई का महीना आ गया था। उस समय हमने कहा था कि हर पंचायत के अंदर हम लोगों ने 4 काम दिए थे: चारागाह विकास का काम, मॉडल जलाशय विकास का काम, शमशान अथवा कब्रिस्तान विकास का काम और खेल मैदान के विकास का काम। ये 4 काम हम लोगों ने दिए थे प्रत्येक पंचायत को। मुझे बताते हुए खुशी है कि 94% पंचायतों में इन चारों कामों को किया गया है। इस योजना की सफलता को देखते हुए हर पंचायत में एक गांव में किया गया था। अब हम चाहते हैं जितने रेवेन्यू विलेज हैं राजस्थान के अंदर, आने वाले कुछ समय के अंदर 44,500 रेवेन्यू विलेज हैं, प्रत्येक रेवेन्यू विलेज के अंदर इन 4 कामों को हम कराना चाहते हैं। इसके लिए मैं समझता हूँ सब साथी मिलकर काम करेंगे। चारागाह विकास, जलाशय विकास, शमशान एवं कब्रिस्तान और खेल मैदान का विकास, ये हर रेवेन्यू विलेज में हम कराना चाहते हैं। इस योजना को हम लोगों ने नाम दिया है 1 ग्राम 4 काम। इसकी मॉनिटरिंग भी हम लोग करेंगे। और सभापति महोदय, आग्रह करना चाहता हूं कि जो पंचायती राज और ग्रामीण विकास का मंत्रालय है उसमें अधिकारी काम करते हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, मेट कौन है, जेटीओ कौन है, बीडीओ कौन है, सीओ कौन है, वो अधिकारी हैं। लेकिन ग्रामीण विकास और पंचायती राज के अंदर प्रधान, प्रमुख, विधायक और सांसद, मैं ऐसा मानता हूं कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। तो हम सभी माननीय सदस्यों की जो राय होगी और आप लोगों का जो मत होगा उसको प्राथमिकता देकर हम लोग काम करवाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति वहाँ काम कर रहा है, कर्मचारी, उसको वहाँ जाके वोट नहीं लेना, जिम्मेदारी उसकी इतनी नहीं बनती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको ताकत दें। सभी विधायक, सांसद, प्रमुख, प्रधान, मैं समझता हूँ अगर इंटरेस्ट लेंगे तो हम मंत्रालय के माध्यम से उनको तवज्जो भी देंगे, उनको ताकत भी देंगे, ताकि अधिकारी और प्रशासन के जो लोग हैं उस पर आपका दबाव रहे और विकास के लिए आप लोग उनको दिशा निर्देश दे सकें। अब इतने सारे 60-62 लोगों ने भाषण दिया और लगभग सभी सदस्यों ने सड़कों की मांग, पुलिया की मांग, स्टेट हाईवे, आरओबी, आरयूबी की मांग करी सभी सदस्यों ने। संभव नहीं है कि मैं सभी सदस्यों की अलग अलग चर्चा कर सकूं, लेकिन पीडब्ल्यूडी जो मंत्रालय है उसके माध्यम से राजस्थान में 1,62,000 किलोमीटर सड़कें हैं। इन 1,62,000 किलोमीटर सड़कों को रखरखाव भी इसका करना है, विस्तार भी इनको करके हमको आगे लेकर जाना है। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने बात रखी और मैं तो सबसे पहले कहना चाहता हूं कि सम्माननीय हमारे सदस्य हेमराम चौधरी जी, सभापति महोदय, आप के माध्यम से इनको कहना चाहता हूं कि हेमराम जी को ना तो हम लेने देंगे वीआरएस और ना वीआरपी। ये दोनों मांग इनकी हम खारिज कर रहे हैं, ना वीआरपी ना वीआरएस। और इन्होंने जो 2 ओडीआर की बात आपने करी है हेमराम चौधरी साहब, इसको हम एग्जामिन कर आगे कराने का काम करेंगे। लेकिन पीडब्ल्यूडी ने, और मैं जो पढ़ के सुना रहा हूँ सभापति महोदय, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको सब संयम से सुनेंगे। मैं इसमें कटाक्ष करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ या आरोप किसी को नहीं दे रहा हूँ। जो वस्तुस्थिति है, ये प्रदेश और सदन को अधिकार है जानने का, क्योंकि जितनी मांगें आप लोगों ने रखी हैं, मैं चाहता हूँ कि सभी मांगों को हम पूरा कर सकें। लेकिन जो स्थिति है आज, उसके बारे में अवगत कराना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है। बजट में आखिरी साल के अंदर नई सड़क के कामों का जो बजट प्रोविजन था 240 करोड़ था सभापति महोदय। 240 करोड़ का नए प्रोजेक्ट्स का, नई सड़कों का बजट प्रोविजन था। उसके विरुद्ध 5,644 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। 5,644।
सवाल ये उठता है कि जब बजट नहीं था तो इतनी सारी स्वीकृति दे दी गई, फाइनेंशियल सैंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, पत्थर लग गए, नारियल फूट गए, रिबन काट दिए, तालियां बज गईं। अब सरकार बदल गई। तो पिछले 12-14 महीने में मैंने बहुत कोशिश करी कि कैसे हम वो कड़वाहट को ख़त्म करें। क्या जाता है सरकार का, पहले भी हुई, हम भी अब भी कर सकते हैं, लेकिन हमने कोशिश करी कि ऐसी कौन सी सड़कें हैं जो 2040 का, दोबारा सुन लो, कि प्राथमिकता कौन बनाए, कौन, तो उस पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानस है सभापति महोदय कि काम कैंसिल ना करें, लेकिन जो काम आधे से ज़्यादा हो चुके हैं उनको प्राथमिकता दें, जो काम शुरू अभी हुए हैं उसको सेकंड प्रायोरिटी ले लें, जो काम नहीं शुरू हो पाए हैं उसको एक और कैटेगरी में डाल दें। और ये मैं बड़ा पारदर्शिता से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा कुछ चारा हम लोगों के पास नहीं है, क्योंकि जो नए सदस्य चुनकर आए हैं इनकी भी मांगे हैं, इनके क्षेत्र के लोग भी उम्मीद करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको संतुलन बनाना पड़ेगा। सभापति महोदय, इस राजस्थान में पहली बार 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोगों ने मानक तय किए और प्रथम चरण में 542 गांवों तक सड़क सुविधा पहुंचाने के लिए 1140 किलोमीटर लंबाई की डामर सड़कों का निर्माण करने का निर्णय लिया। इस पे 403 करोड़ रुपए व्यय होगा। विकास पथ के बारे में कई सदस्य, जो ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो 183 विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां पर 174 किलोमीटर की लंबाई का काम चालू किया है, जिस पर 144 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हमारे माननीय सदस्य जगदीश चंद्र जी बोल रहे थे रोड सेफ्टी के बारे में, सड़क सुरक्षा। देश में प्रतिदिन कितनी मौतें होती हैं इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जितनी जागरूकता को कम करने के लिए होना चाहिए हम लोग कर नहीं पाते हैं। लेकिन एक छोटी शुरुआत हम लोगों ने करी है कि दुर्घटना कम करने के लिए अब हमने मीटर से अधिक जो नई सड़कों का कार्य होगा उसका डिज़ाइन के समय ही हम लोग सुरक्षा ऑडिट करवा रहे हैं, तभी हम उसका सिक्योरिटी ऑडिट करा दें ताकि आने वाले समय में हम लोगों को उसका लाभ मिल सके। स्पीड ब्रेकर का निर्माण, जंक्शन सुधार, आवश्यक चेतावनी सूचना बोर्ड, पुलों की मरम्मत और सुरक्षा संबंधी विभिन्न कार्यों को हम करा रहे हैं। हम लोगों ने सभापति महोदय ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित किए हैं। राज्य में 1855 ऐसे ब्लैक स्पॉट्स हैं जो हमने चिन्हित किए, उनमें से 1530 को हम लोगों ने ठीक कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में बाकी ब्लैक स्पॉट्स को भी हम लोग ठीक कर सकेंगे। सभापति महोदय, इस बार आज ओले पड़े, इस साल बारिश बहुत अच्छी पड़ी। इस अच्छी बारिश का हमको फ़ायदा भी होता है लेकिन नुकसान भी होता है, क्योंकि सड़कों में टूट फूट ज़्यादा हो जाती है। और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस बार बारिश में काफ़ी सड़कों को दुर्घटनाग्रस्त हुई, उनको ठीक हमें करना पड़ेगा। 52,277 किलोमीटर की सड़कें मरम्मत के योग थी। इस पर हम लोगों ने काम किया है। 26 जिलों की 6,127 सड़कों का हमने आपदा राहत से पैसा लिया है, 166 करोड़, और 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए हैं। अधिकांश जगहों पर काम हो गया, जहां पर काम नहीं हो सका है उसको हम लोग टेकअप करने जा रहे हैं। सभापति महोदय, बलिंगा जी ने बाईपास की बात करी, उसको हम आने वाले अगले वित्त वर्ष में टेकअप करेंगे, कैसे उसको करा सकते हैं। और बलवंत पूनिया साहब ने कहा कि जो आपका आरओबी आपने कहा उस पर बहुत बोर्ड लगा हुआ है और उस पर हम काम नहीं करा सकते। मुझे बताते हुए खुशी है कि जो उसमें रुकावट हुई थी उसका निराकरण कर लिया गया है और अगले 1 महीने के अंदर अंदर वो पूरा आरओबी पूरी सुचारू रूप से काम करेगा। मैं इस बात का आपको आश्वासन दे रहा हूँ। हमारे वरिष्ठ सदस्य अमीन खान साहब ने कहा कि बहुत चिट्ठी
आपके 3 सड़कों को मंजूर किया है, डिटेल मेरे पास हैं। उनमें से 2 PMGSY की हैं और बाकी जो आपने कहा था उसको हमने टेकअप किया है। नरेंद्र नागर जी ने सुझाव दिया था ग्रामीण मंत्रालय के माध्यम मैं उसमें 260 काम हम लोग कर सकते हैं। आपने कहा कि उसमें सामुदायिक भवन बना सकते हैं, बनाने का प्रावधान होना चाहिए। इसके लिए मैं केंद्र सरकार से हम लोग बात करेंगे। ये एक अच्छा सुझाव है, लेकिन सामुदायिक भवन बनाने में कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन मूलतः मुझे लगता है सुझाव योग्य है। इस पर हम लोग इसको आगे ले जाने का काम करेंगे। कृष्णापुरिया जी ने अपने क्षेत्र में RUB की बात करी है। RUB और ROB के बारे में मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि कुल ROB 58 है, उसमें से 28 ROB रेलवे ओवरब्रिज पर काम चल रहा है। नवीन जो प्रस्तावित हैं वो 28 हैं, तो 28 पर काम चल रहा है और 28 नए ROB का प्रस्ताव हम लोगों ने बनाया हुआ है। RUB जो पूर्व में स्वीकृत हैं वो हैं 32, जिनमें से 28 पर काम चल रहा है और हमने ऐसे 26 और RUB चिन्हित किए हैं जिन पर हम बहुत जल्द काम चालू कराने वाले हैं। तो 32 जो पहले स्वीकृत हो चुके हैं उनमें से 28 पर काम चल रहा है और 26 हम RUB और चिन्हित कर काम उसमें कराने जा रहे हैं। सड़कों को लेकर दो तीन और बातें निकल कर सामने आई थी, मैं सदन को बताना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने कहा कि अजमेर नागौर और नागौर बीकानेर ये दोनों सड़कें बहुत लंबे से कि अजमेर नागौर 148 किलोमीटर 255 करोड़ रुपए, नागौर बीकानेर 108 किलोमीटर 370 करोड़ रुपए, ये दोनों को स्वीकृति दे दी गई है और बहुत जल्द इन पर काम चालू हो जाएगा। 2 एक्सप्रेसवे सभापति महोदय बन रहे हैं। 1011 किलोमीटर की लंबाई है, 22,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। अलवर, भरतपुर, दौसा, माधोपुर, टोंक, बूंदी व दो तीन सदस्यों ने कहा कि जालौर जिले में कुछ हमारे कहने पर बैठे हैं। बड़ा गंभीर विषय है। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि जितना प्रदेश सरकार से सहयोग होगा हम लोग करेंगे और केंद्र सरकार से बात कर जितना हमारे किसान भाइयों को अतिरिक्त हम दिलवा सकते हैं, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। रूल्स, प्रावधान, कानून के तहत जितना भी हम वकालत कर सकते हैं हम ना भी हमें से कोई चाहता है ले लेते हैं, उसके पास जीवन, उसके बच्चे पोतों को और कुछ काम करने को मिलेगा नहीं। इसलिए इस दृष्टिकोण से भी सहानुभूति पूर्वक जितना भी हमसे बन पड़ सकेगा और जो किसान धरने पर बैठे हैं उनकी मदद करने के लिए भारत सरकार से बात करेंगे। एक और सड़क निकल रही सभापति महोदय, जो किशनगढ़ से गुजरात बॉर्डर जाती है, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर और डूंगरपुर, ये 6 लेन पर इस पर काम चल रहा है। आप सभी को मालूम है कि हिंदुस्तान में पहली 6 लेन रोड जो बनी थी वो राजस्थान में बनी थी, जयपुर से किशनगढ़, और भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो यहाँ पर सड़कों का जाल जो बना है ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, लेकिन और विस्तार करने की ज़रूरत है। और जो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी है, डिलीवरी की जो कॉस्ट है सड़कों की, वो बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि हमारा पश्चिमी राजस्थान का इलाका बहुत बड़ा है और इसीलिए हम लोगों ने सोर्स को टैप करने का काम किया है। सभापति महोदय, एशियन डेवलपमेंट बैंक से हम लोगों ने $190 मिलियन का समझौता किया है 6 कामों के लिए, 474 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए। इसी प्रकार हमने वर्ल्ड बैंक से $250 मिलियन का समझौता किया है, 3 काम लिए हैं उसमें 330 किलोमीटर के लिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसमें हमारी सरकार ने और प्रदेश ने अच्छा काम किया। इसीलिए जैसा मैंने पहले कहा, केंद्र सरकार ने हमको अतिरिक्त योजना के जो 3rd फेज है PMGSY का, उसके अंतर्गत मार्च 2025 तक राज्य की 8,663 किलोमीटर सड़कों का हम लोगों ने उत्तान करने के लिए 4,245 करोड़ का अनुमान लगाया है। मुझे बताते हुए खुशी है
कि इस प्रथम चरण में 2198 किलोमीटर लंबाई सड़क के लिए 1140 करोड़ रुपए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिए गए हैं। किशनगढ़ मेरा चिंता मत करो। आपने जो मेन सड़क की बात करी है, मैं कोशिश करूंगा कि अगले वित्त वर्ष में कहीं ना कहीं से संसाधन लाकर उस सड़क का काम हम चालू कराएं। लेकिन वो हमारा किशनगढ़ है, वो सिर्फ आपका नहीं है, मेरा भी है। हमारी नहीं साहब, वहाँ से मैं सांसद रह चुका हूँ, इसलिए मेरा फ़र्ज़ ज़्यादा बनता है काम करने का। लेकिन सड़कों की दृष्टि से ये बात सच है कि संसाधन कम थे, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि बिना राजनीतिक द्वेषता की भावना रखते हुए जो मान्य से आज सुबह से 9 घंटे मेरे पास इतना पोथा आ गया सड़कों की, आप सबकी डिमांड्स का। मैं चाहता हूं कि हम लोग संतुलित तरीके से, लगना नहीं चाहिए कि प्रदेश में कड़वाहट है। संतुलित तरीके से मन ये है कि तेरा मेरा हम करेंगे। मैंने पत्थर फोड़ दिया, मैंने नारियल फोड़ दिया, मैंने घोषणा करवा दी, मैंने सैंक्शन करवा दिया। अल्टीमेटली जो सड़क पे चलेगा इंसान, वो किसी एक पार्टी से बना हुआ नहीं है, वो इस प्रदेश का नागरिक है। उसको पूरा अधिकार है सरकार से डिमांड करने का, सरकार इनकी हो या हमारी हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि सड़कों के लिए कम से कम हम सब मिलकर काम करें। आप लोगों ने कहा कि मिसिंग लिंक का प्रावधान होना चाहिए, एमएलएस को अलग अलग विधानसभा क्षेत्र वाइज, सभी सुझावों पर हम लोग गौर कर बहुत जल्द एक सार्थक निर्णय लेंगे। और अर्जुन लाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे बताते हुए आप सबको जानकारी नहीं होगी, लेकिन पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा सड़कें कहीं अलॉट हुई हैं तो कपास भर में सड़कों का हाल अच्छा है। जो बाहर से लोग पर्यटन को बोलता है कि राजस्थान की सड़कें, ये नहीं है कि हम लोग इस पर संतुष्ट हो जाएं। हम चाहते हैं इसको और करें। जहां 4 राजस्थान का कोई गांव ढाणी ऐसा नहीं रहना चाहिए अगले 4-5 सालों में जहां हम सड़क नहीं पहुंचा सकें। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी ने कहा, अमेरिका अमीर इसलिए क्योंकि भाई सड़कें अच्छी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, आवागमन बढ़ जाता है, टूरिज्म होता है, इकोनॉमिक गतिविधि बढ़ती है। इसलिए सड़कों में हमें लगता है कि दिल खोलकर काम करना चाहिए। तेरा मेरा छोड़कर जो क्षेत्र के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए, इलाके के लिए ज़रूरी है उसको छूना चाहिए। हमारे चाहे रेगिस्तान का क्षेत्र हो, पश्चिमी राजस्थान का हो, ट्राइबल बेल्ट हो या दूर दराज के इलाके हों, उन सब जगह तक सड़कों का जाल पहुँचे, इस मंशा से हम लोग काम कर रहे हैं। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से कुछ बातें हैं जो पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट की हैं, मैं चाहता हूं कि मैं सदन को एक औपचारिक रूप से सूचित कर सकूं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज़ 3 के लिए 2200 किलोमीटर सैंक्शन हो गए हैं। प्रथम चरण में 183 ग्राम है, अगला चरण हम लोग बहुत जल्दी टेकअप करेंगे। आगामी वर्ष में 1 आरओबी व 16 आरओबी का निर्माण पूरा करना व 19 नवीन आरओबी का काम प्रारंभ करने की मैं घोषणा कर रहा हूं। राज्य में हम लोगों ने, सभापति आप जानते हैं सभापति महोदय, हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ था बूंदी के अंदर भी, और अनेकों बार देखा है हमने कि पुल के ऊपर कहीं कमियां रह जाती हैं तो उससे दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। और फिर कहना चाहता हूं, यातायात में, ट्रैफिक में रोड एक्सीडेंट जो बढ़ रहे हैं, जितने भी सारे पुल हैं प्रदेश भर के, उनका हमने ऑडिट कराया और ऑडिट में हमने पाया कि 135 हम लोगों ने ऑडिट किए, उसमें से 26 पुल ऐसे हैं जिनको हम लोगों को पुनरुद्धार करना पड़ेगा। और इन 26 पुलों को दोबारा से इनकी रिपेयर मेंटेनेंस पुख्ता करने की मैं घोषणा सदन में कर रहा हूं कि 26 जो हम पुल हैं उनको पूरा टेकअप करके उनको बढ़िया बना देंगे। आगामी वर्ष में 850 किलोमीटर लंबाई की नई सड़कों का निर्माण काम
850 किलोमीटर लंबाई की नई सड़कों का काम, 600 किलोमीटर लंबाई की मिसिंग लिंक का सड़कों का काम और 350 किलोमीटर की सीमेंट ब्लॉक का निर्माण काम पूरा करने की हम घोषणा कर रहे हैं। राज्य सड़क नीति के अंतर्गत स्टेट रोड फंड के अंतर्गत 2000 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का सुदृढ़ीकरण और नवीकरण का काम पूरे करने की मैं घोषणा करता हूं। और CRF आगामी वर्ष में सेंट्रल रोड फंड के अंतर्गत राज्य राजमार्ग व जिला सड़कों की 300 किलोमीटर लंबाई में विकास काम पूरा करने की मैं घोषणा करता हूं। जो ऋण लिया है, समझौता किया है, उसके अंतर्गत 500 किलोमीटर की लंबाई की सड़कों का हम लोग चौड़ा करना और सुदृढ़ीकरण करने जा रहे हैं। और आगामी वर्ष में सभापति महोदय, नाबार्ड योजना के तहत 1100 किलोमीटर लंबाई में ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण व नवीकरण कार्य पूरे करने की मैं घोषणा कर रहा हूँ। ये सारी घोषणाएं हम समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहते हैं। और इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा, बिल्डिंग्स के बारे में कहा, डाक बंगले कहा, रेस्ट हाउस की बात करी। बोलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं साफ बोलना चाहता हूँ कि फिलहाल इस वर्तमान आने वाले वित्तीय वर्ष में कोई भी नया हम डाक बंगला या कोई ऐसा निर्माण ले नहीं रहे, क्योंकि हमारे प्रदेश में बहुत सारी जर्जर बिल्डिंग हैं जो बनी हुई हैं, उनको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। वो धरोहर है हमारी, कई एंटीक बिल्डिंग्स भी हैं, लेकिन जो हमारा पैसा है मैं चाहता हूँ उसका सदुपयोग करा जाए। और एक डाक बंगला अगर नहीं भी बनेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन हमारी सड़कों पर अगर हम प्रोग्राम्स को हम आगे नहीं लेके जाएंगे तो हमें दिक्कत पैदा हो सकती है। इसलिए थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन फिलहाल मैं समझता हूँ लेकिन राजस्थान में भी अगले वित्त वर्ष में कि डाक बंगले के लिए मैं यहाँ किसी सदस्य को हाँ भर दूँ, वो संभव नहीं है। लेकिन आप सभी लोगों ने जो सुझाव दिए हैं उस पर हम काम करेंगे। विभाग के सभी साथी मेरे यहाँ बैठे हैं और इस सदन के अंदर इन तीनों डिपार्टमेंट्स में मुझे लगा कि सभी साथी चाहते हैं कि राजस्थान विकास के पथ पर अग्रसर हो। सभी हम सदस्य चाहते हैं कि हम राजनीति से ऊपर उठकर विकास की बात करें, सड़कों के निर्माण की बात करें। सड़क अच्छी बनेंगी, प्रदेश विकसित होगा, हम सबका मान सम्मान बढ़ेगा। जो लोगों ने रुचि दिखाई है ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत, पंचायती राज के तहत सड़कों के निर्माण को लेकर, और हम सब साथी अपने अपने क्षेत्र में विकास चाहते हैं, इसीलिए सड़कों के लिए हम अर्जी देते हैं, भाषण देते हैं। और हम चिंतित रहते हैं कि नरेगा को हम कैसे और सुदृढ़ करें, कैसे और पारदर्शी बनाया जाए, ग्रामीण हमारी जो योजना है वो धरातल तक वो पैसा कैसे पहुंचे। ये समझता हूँ मैं हमारे सांसद, हमारे विधायक के जहन में चिंता रहती है। इसीलिए हम सब लोगों ने इतनी रुचि लेकर 9 घंटे तक बहस करी। मैं पूरे सदन को आश्वासित करना चाहता हूँ कि बजट पास होने के बाद, क्योंकि ये जुलाई से लेकर मार्च तक का बहुत कम समय रहा, इस बजट के पारित होने के बाद राजस्थान को विकास में कहीं पीछे हम नहीं आने देंगे, सबका हम सहयोग लेकर चलेंगे। आप सबको मैं एक बार पुनः आश्वस्त करता हूँ कि पूछे, और जिन जिन विधायकों का, जिन जिन हमारे माननीय सदस्यों का जिक्र मैं नहीं कर पाया हूं, कृपया करके ऐसा मत समझिए कि मेरे जहन में नहीं है। सारे दस्तावेज मेरे पास हैं, आपके सारे स्पीच हमने रिकॉर्ड किए हैं। एक एक माननीय सदस्य की, सभापति महोदय, एक एक माननीय सदस्य की सारी मांगों पर मैं व्यक्तिगत रूप से बैठकर चर्चा करूंगा, आप सब लोगों को संतुष्ट करूंगा। अगर 100% संतुष्ट नहीं कर पाया तो कम से कम 80% संतुष्ट करने की मैं आपको आश्वासन देता हूं आपके माध्यम से। और अंत में कहना चाहता हूं, सड़कें विकास की कहानी कहती हैं, ये वो नदियां जिन पर उन्नति बहती है। हम ये कहानी कहने का हौसला ले चले हैं, तूफान के बीच तरक्की का कारवां ले चले हैं। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करता हूं कि ये पास करा दें, आपका जो मांग पास कराने का। सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं मांग संख्या 19 लोक निर्माण कार्य, मांग संख्या 21 सड़कें एवं पुल एवं मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम सदन द्वारा पारित की जाए। प्रश्न ये है कि मांग संख्या 19 लोक निर्माण कार्य के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,97,72,62,62,000 तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, तो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई।
प्रश्न ये है कि मांग संख्या 21 सड़कें एवं पुल के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 69,83,83,83,000 तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।